तो देखो स्पेशल केसेज, विशेष स्थितियां। स्पेशल केसेस या विशेष स्थितियां, उसमें नंबर 1, यदि दोनों लेंस, कौन कौन से, L1 व L2, यदि दोनों लेंस उत्तल लेंस हो तो, पहले से यदि दोनों लेंस कैसे हो, उत्तल लेंस हो तो। अगर दोनों लेंस उत्तल लेंस हैं तो देखिए F1 व F2 दोनों के मान, यानी कि पहले लेंस की फोकस दूरी और द्वितीय लेंस की फोकस दूरी, दोनों के मान धनात्मक होने के कारण तुल्य फोकस दूरी भी धनात्मक होगी। यदि दोनों लेंस यानी उत्तल लेंस हो तो F1 व F2 दोनों के मान धनात्मक होने के कारण तुल्य फोकस दूरी भी धनात्मक होगी। अगर धनात्मक है फोकस दूरी, इसका मतलब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा, उत्तल लेंस की भांति धनात्मक होगी। अतः संयोजन का व्यवहार उत्तल लेंस की अर्थात या अतः संयोजन का व्यवहार उत्तल लेंस की भांति होगा। ये नंबर फर्स्ट केस। नंबर सेकेंड, यदि दोनों लेंस यानी कि L1 व L2 अवतल लेंस हो तो, यदि दोनों लेंस यानी L1 और L2 अवतल लेंस हो तो देखो दोनों के अवतल लेंस होने पर पहले लेंस की फोकस दूरी वो भी ऋणात्मक होगी और जो दूसरा लेंस है उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो देखो यदि दोनों लेंस अवतल लेंस हो तो F1 व F2 दोनों के मान ऋणात्मक होने के कारण, दोनों के मान ऋणात्मक होने के कारण तुल्य फोकस दूरी, भी ऋणात्मक होगी। F1 और F2 दोनों के मान ऋणात्मक होने के कारण तुल्य फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी। अतः संयोजन का व्यवहार अवतल लेंस की भांति होगा। तो अपन ने दो स्थितियां जान ली है। पहली स्थिति जब दोनों लेंस उत्तल हो,
दूसरी स्थिति जब दोनों लेंस कैसे हों, अवतल हों। तो देखो पहली स्थिति जब दोनों लेंस कैसे हों, उत्तल हों। सेकंड स्थिति जब दोनों लेंस अवतल हों। नंबर थर्ड स्थिति, यदि पहला लेंस यानी कि L1 तो हो उत्तल और दूसरा लेंस यानी कि L2 वो हो अवतल, तब देखिएगा यदि प्रथम लेंस यानी कि L1 उत्तल व द्वितीय लेंस यानी कि L2 अवतल हो तो, यानी तीसरी स्थिति ये आ गई कि यदि प्रथम लेंस L1 तो कैसा हो, उत्तल हो और द्वितीय लेंस L2 कैसा हो, अवतल हो। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या जानते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो कैसी होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। तो ऐसी स्थिति में तुल्य फोकस दूरी देखो क्या होगी, 1/में f इज इक्वल टू 1/में f1 माइनस 1/में f2 हो। तो 1/में f इज इक्वल टू 1/में f1 माइनस 1/में f2 होगा। क्यों? क्योंकि पहले लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, क्यों? क्योंकि वो उत्तल लेंस। दूसरे लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, क्यों? क्योंकि वो अवतल लेंस। अब इसी को आप आगे हल करके इस समीकरण को इस रूप में भी लिख सकते हो, 1/में f इज इक्वल टू, देखिए f1 f2, ये आगे है इक्वेशन f2 माइनस f1, या f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन में f2 माइनस f1। ये समीकरण आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 8, क्योंकि इससे पहले समीकरण नंबर 7 अपने पास आ चुकी थी। यानी पहला लेंस अगर उत्तल है और दूसरा लेंस अवतल है तो अपने पास ये समीकरण बनेगी। ये जो समीकरण 8 बन गई है, इसमें भी फिर 3 केस संभव है। प्रथम केस ये संभव है कि L1 की फोकस दूरी ज्यादा हो और L2 की कम हो। दूसरी, L1 की फोकस दूरी कम हो, L2 की ज्यादा हो। और तीसरी स्थिति, L1 और L2 दोनों ही लेंसों की फोकस दूरियां समान हो। तब देखिए क्या स्थितियां बनती हैं। तो अब देखिए समीकरण नंबर 8 आपके पास आ गई। अब इसमें भी 3 केस बन जाएंगे। नंबर ए, यदि F1 इज ग्रेटर देन F2 हो तो, अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से अधिक हो। तो ध्यान देना, जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है उसके लिए शक्ति क्या होती है, कम होती है। जिस लेंस की फोकस दूरी, क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि लेंस की शक्ति क्या है, लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी उसकी शक्ति अधिक होगी, और जिस लेंस की शक्ति या जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी उसके लिए शक्ति कम, और फोकस दूरी कम तो शक्ति अधिक। यानी कि उत्तल लेंस की यहाँ क्या कहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक है, यानी उत्तल लेंस की शक्ति कम है, अर्थात शक्ति किसकी ज्यादा है, अवतल लेंस की। तो संयोजन का व्यवहार कैसा होगा, अवतल लेंस की तरह। तो आप याद रख सकते हैं, जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी संयोजन का व्यवहार उस लेंस की भांति होगा। अब इसी को अपन मैथमेटिकली भी देखें तो देखो, यदि F1 इज ग्रेटर देन F2 हो तो इस फॉर्मूले में देखो आप क्या देख रहे हैं, F1 इज ग्रेटर देन F2 है, F1 बड़ा है F2 से, तो रिजल्टेंट फोकस दूरी कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी, क्योंकि F1 बड़ा है। भाई F1 की वैल्यू ज्यादा है F2 से, तो जो F आएगा वो कैसा आएगा, ऋणात्मक हो। तो अपन यूं कह सकते हैं F कैसा होगा मान, ऋणात्मक, ऋणात्मक। अतः संयोजन का व्यवहार
अतः संयोजन का व्यवहार कैसा होगा? ऋणात्मक है फोकस दूरी, और ऋणात्मक फोकस दूरी के लिए व्यवहार कैसा है? इसका मतलब अवतल लेंस है। अतः संयोजन का व्यवहार अवतल लेंस की भांति होगा। ये अपन ने देख लिया कि अतः संयोजन का व्यवहार अवतल लेंस की भांति होगा। नंबर बी, इसका उल्टा हो जाए कि यदि F1 इज लेस देन F2 हो तो यदि F1 इज लेस देन क्या हो? F2 हो तो यदि F1 इज लेस देन F2 हो तो वही बात कि यहां F2 क्या है? आपकी बार बड़ा है, यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हुई? कम। अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम है इसका मतलब उत्तल लेंस की शक्ति ज्यादा है, तो व्यवहार कैसा होगा? उत्तल लेंस की भांति, अर्थात फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक। तो देखिएगा यहां इस फॉर्मूले में देखो, अब आप कौन बड़ा है? F2, F1 छोटा है, यानी F2 इज ग्रेटर देन F1 ही तो है, या F1 इज लेस देन F2 कह दो। तो अगर F2 आपके पास बड़ा है तो यहां जो फोकस दूरी आएगी, तुल्य फोकस दूरी, वो कैसी आएगी? धनात्मक। तो आप यूं कह सकते हैं यदि F1 इज लेस देन F2 हो तो रिजल्टेंट जो F होगा वो होगा धनात्मक, और परिणामी फोकस दूरी धनात्मक है, इसका मतलब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा? उत्तल लेंस की भांति होगा। अतः संयोजन का व्यवहार, अतः संयोजन का व्यवहार उत्तल लेंस की भांति होगा। अतः संयोजन का व्यवहार उत्तल लेंस की भांति होगा। नंबर सी केस देखो, इसमें F1 बड़ा था, F2 छोटा था। इसके अंदर F1 छोटा है, F2 बड़ा है, परंतु ऐसा भी तो संभव है कि यदि F1 इज इक्वल टू F2 हो तो कि दोनों ही लेंसों की फोकस दूरियां क्या हो? समान हो। अगर दोनों लेंसों की फोकस दूरियां समान हो तो देखिएगा व्यवहार कैसा होगा? F2 और F1 दोनों का मान समान है, उसी केस को पढ़ रहे हैं अपन, इस वाले केस को, दोनों का मान समान है, तो बताइए F का मान क्या होगा? दोनों समान है, घटाया एक दूसरे में, जीरो आ गया, जीरो से आप डिवाइड करोगे, भाग देंगे तो मान कैसे आएगा? अनंत। यानी कि तुल्य फोकस दूरी हो गई अनंत। जो अनंत फोकस दूरी किसकी होती है? किसी पारदर्शी पट्टिका की। तो यूं कह सकते हैं जब समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस व अवतल लेंस परस्पर संपर्क में रखे जाते हैं, समान फोकस दूरी के, तो उसका व्यवहार पारदर्शी कांच की पट्टिका की भांति होगा, समतल कांच की पट्टिका हो गई। तो देखिएगा, अतः संयोजन का व्यवहार पारदर्शी समतल कांच की पट्टिका की भांति होगा। अतः संयोजन का व्यवहार पारदर्शी समतल कांच की पट्टिका की भांति होगा। संयोजन का व्यवहार पारदर्शी समतल कांच की पट्टिका की भांति होगा। तो देखिए यहां अपन ने जो चीजें पढ़ ली हैं, लेंस के बारे में क्या क्या अपन ने पढ़ा है। लेंस सूत्र अपन ने पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। लेंस मेकर सूत्र पढ़ लिया, उस पर आधारित भी आंकिक प्रश्न कर लिए थे। यानी लेंस सूत्र और लेंस मेकर सूत्र के जो फॉर्मूले अपने पास थे उन पर आधारित आंकिक प्रश्न अपन ने पाठ्य पुस्तक के अनसोल्ड क्वेश्चन, उसके एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन जो बोर्ड में इस साल आया था वो अपन ने सोल्व कर लिया। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा है लेंस के लिए रेखीय आवर्धन जान लिया,
रेखीय आवर्धन के पश्चात अपन ने पढ़ी है लेंस की शक्ति। रेखीय आवर्धन के सभी फॉर्मूले पढ़े थे। लेंस की शक्ति के पश्चात अपन ने पढ़ा है लेंसों का संयोजन या लेंसों का संयोग। अब ये जो 3 टॉपिक अपने पढ़े हैं, रेखीय आवर्धन लेंस का, लेंसों का संयोजन और लेंस की शक्ति, इन पर आधारित अपनी पुस्तक के अपन क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। तो देखिए किस तरह के क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो देखिए अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनको अपन यहाँ लिख लें ताकि क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रहे कि कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे। एक फॉर्मूला आपने सबसे पहले पढ़ा था लेंस में आवर्धन। तो देखिए आवर्धन m इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू v अपॉन में u। बिल्कुल यही फॉर्मूला आया था, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू v अपॉन में u। फिर इसी फॉर्मूले को f और u के रूप में अगर आप लेते हैं लेंस के लिए तो f अपॉन में f प्लस u, एक फॉर्मूला ये आपके पास आया था। फिर अगर आप इसे v के रूप में लेते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है f माइनस v अपॉन में f। ये तो फॉर्मूला था रेखीय आवर्धन का जो कि लेंस से है। ध्यान रहे ये 2 फॉर्मूले अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए नहीं हैं, लेकिन इन पर आंकिक प्रश्न अपन को दे रखे हैं और हल भी इन्हीं से किया हुआ है उनका। इसका मतलब ये तो अपन को पढ़ना ही है। फिर इसके बाद आपने जो नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा है वो है लेंस की शक्ति P इज इक्वल टू 1 अपॉन में F। अगर ये सेंटीमीटर में है तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन में F डायोप्टर, अगर F सेंटीमीटर में है, और अगर ये मीटर में है तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन में F। यानी कि लेंस की शक्ति फोकस दूरी का क्या है, व्युत्क्रम। फिर इसके बाद आपने पढ़ा है लेंसों का संयोजन, यानी कि लेंसों का संयोग या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जो कि पतले लेंसों के लिए पढ़ते हैं अपन तो सब कुछ। यहाँ फॉर्मूला था 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में f1 प्लस 1 अपॉन में f2। अब इसमें से दोनों लेंस उत्तल है तब ये आ रहा है, अगर दूसरा लेंस अवतल हो जाए तो क्या कर देंगे, उसे माइनस के रूप में आ जाएगा। या इसी फॉर्मूले को आपने शक्ति के रूप में यूं लिया था, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये अपने पास लेंस संबंधी जो अपन ने फॉर्मूले, लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला के बाद जो निकाले थे वो फॉर्मूले हो गए। अब इन पर आधारित आंकिक प्रश्नों को अपन करते हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे 2 लेंस दिए हुए हैं आपको, एक लेंस की जो शक्ति है +5 डायोप्टर है, इसका मतलब कैसा लेंस हुआ, अभिसारी। दूसरा लेंस है उसकी शक्ति जो दे रखी है वो है -7 डायोप्टर। -7 डायोप्टर यानी कि वो कैसा है, अपसारी। वो था अभिसारी, ये हो गया अपसारी। दोनों लेंसों का संयोग है, दोनों का कॉम्बिनेशन कराया गया है, स्पर्श करके रखे गए हैं। तो आपको बतानी है कि इस संयोजन की संयुक्त लेंस जो बन गया है उसकी क्षमता या उसकी शक्ति क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अपन देखें तो देखें +5 डायोप्टर एवं -7 डायोप्टर के 2 पतले लेंसों को, डायोप्टर के 2 पतले लेंसों को परस्पर संपर्क में रखकर बनाए गए
संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस अभिसारी होगा या अपसारी बताइए। संयुक्त लेंस अभिसारी होगा या अपसारी। संयुक्त लेंस अभिसारी होगा या अपसारी बताइए। ये अपने पास क्वेश्चन आ गया है, अब इसे हल करना है। देखो ये अपनी पाठ्य पुस्तक का अनसोल्ड क्वेश्चन है, यानी चैप्टर के एंड में जो आंकिक प्रश्न दे रखे हैं उसका क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या कह रखा है कि +5 डायोप्टर और -7 डायोप्टर के दो लेंस अपन को दे रखे हैं। तो ध्यान दो, शक्ति किस लेंस की ज्यादा है भाई? प्लस डायोप्टर का मतलब है उत्तल लेंस और माइनस डायोप्टर का मतलब है अवतल लेंस। तो जिस लेंस की शक्ति अधिक है, यानी जिसकी फोकस दूरी कम है, तो शक्ति किसकी अधिक है? अपसारी लेंस की। भाई 7 है वो, इसका मतलब संयोजन का व्यवहार तो कैसा होगा? अपसारी लेंस की तरह होगा उस संयुक्त लेंस का। तो देखिए आपको जो वैल्यूज दी हुई हैं, P1 वो तो है +5 डायोप्टर, P2 -7 डायोप्टर। संयुक्त लेंस की शक्ति आपको ज्ञात करनी है, पहला तो ये है। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या था? P1 + P2। मान रखिए P1 की वैल्यू +5 डायोप्टर, ये -7 डायोप्टर, तो P = -2 डायोप्टर। ये आपके पास आंसर आ गया। ये जो संयुक्त लेंस की शक्ति है वो कैसी आ रही है? ऋणात्मक। और ऋणात्मक शक्ति किसके लिए होती है? अवतल लेंस के लिए। यानी संयोजन का व्यवहार कैसा होगा? अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस की तरह। तो देखिए तुल्य शक्ति ऋणात्मक है, जो कि यह दर्शाती है कि संयोजन का व्यवहार, यही कह सकते हैं संयुक्त लेंस का व्यवहार, यह दर्शाती है कि संयोजन का व्यवहार अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस की भांति होगा। ये एक क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो गया। इजी क्वेश्चन था। क्या दे रखा था? दो लेंसों की शक्तियां दे रखी थी डायोप्टर में, और ये पूछ रहे थे कि जो एक लेंस बन गया संयुक्त होकर के, उस संयुक्त लेंस की तुल्य शक्ति क्या है वो अपन ने निकाल ली, और उसका व्यवहार क्या है वो भी अपन ने जान लिया है। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछते कि जो संयुक्त लेंस बना है, यानी एक जो लेंस बन गया है, उस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है, तो वो भी निकाली जा सकती है। P = 1/f, तो F = 1/p, यानी कि 1/-2 -0.5 मीटर अर्थात 50 सेंटीमीटर। माइनस में आएगी क्योंकि व्यवहार कैसा है? इसका मतलब अवतल लेंस की तरह हो गया, यानी कि जो संयोजन है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा और उसकी तुल्य फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन अपन ये कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है
ये क्वेश्चन भी अपनी पाठ्य पुस्तक में अनसोल्ड क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक पतले अभिसारी कांच लेंस है जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5 है। पतला अभिसारी कांच का लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, उसकी शक्ति 5.0 डायोप्टर है। प्लस में होगी शक्ति यानी +5 डायोप्टर कह सकते हैं अपन, +5 डायोप्टर है क्योंकि कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है या अभिसारी लेंस है। जब ये लेंस μL अपवर्तनांक के द्रव में डाला जाता है या उसमें डुबाया जाता है तो यह अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है और इसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर हो जाती। तो आपको बताना है कि उस द्रव का अपवर्तनांक कितना है। तो ध्यान रखना, अगर उत्तल लेंस का व्यवहार अवतल लेंस की भांति हो गया है, उत्तल लेंस का व्यवहार अवतल लेंस की भांति हो गया है, इसका तात्पर्य है कि जिस द्रव के अंदर लेंस को डाला गया है उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है, क्योंकि लेंस की प्रकृति उसमें बदल गई है। अगर लेंस की प्रकृति नहीं बदलती तो उत्तल लेंस की भांति होता, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि अभिसारी लेंस कैसा बन गया, अपसारी, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है, अर्थात उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है। अब वो कितना है ये अब अपन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन उस क्वेश्चन को लिखें कि जो क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, एक पतले अभिसारी कांच लेंस, यानी कि एक पतला अभिसारी कांच लेंस है, कांच का लेंस है, तो इसका अपवर्तनांक μg ये दिया हुआ है 1.5, की शक्ति +5 डायोप्टर है, की शक्ति कितनी है, +5 डायोप्टर। प्लस में क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस है, +5 डायोप्टर है। जब यह लेंस μL जब यह लेंस μL अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, जब यह लेंस μL अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो यह अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो यह अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है, जिसकी फोकस दूरी सौ सेंटीमीटर है। तो μL का मान ज्ञात कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये भी कॉन्सेप्ट दे दिया कि शक्ति है, वो भी इसमें शामिल हो गया, और वो कॉन्सेप्ट भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया कि लेंस को अपन किसी द्रव में डाल रहे हैं, यानी दोनों कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ अपने लिए यूज हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन संबंधी सबसे पहले अपन डाटाज नोट करें। क्या क्या डाटा दिए हुए हैं देखो।
एक पतले अभिसारी कांच लेंस की शक्ति +5 डायोप्टर है, यानी कि पतले कांच लेंस की शक्ति +5 डायोप्टर है। शक्ति दे रखी है, इसका मतलब इसने अपन को क्या दे दी, इसकी फोकस दूरी भी दे दी है भाई। तो देखिए, और कब है ये फोकस दूरी, इसकी शक्ति कब है, यानी कि जब माध्यम क्या है उसके लिए वायु है, यानी वायु में रखा हुआ है। तो इसकी फोकस दूरी FA = 1/PA। A का मीन्स एयर में, P पावर FO का लेंथ के लिए। तो देखिए इससे 1 में ये कितनी है 5, प्लस में क्यों होगी, क्योंकि उत्तल लेंस है। तो 1/5 यानी कि ये हो गया है 0.2 मीटर। इसी को आप आगे लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर, और ये किस में आएगी, प्लस में, क्योंकि लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। तो अपने पास यहां फोकस दूरी ज्ञात हो गई है वायु के अंदर। फिर इन्होंने क्या कहा है कि वायु में इसका अपवर्तनांक, इस लेंस का, यानी कि μg, आगे a लिखना कोई आवश्यक नहीं है, इसी समझ में आ जाएगा कि यहाँ कुछ नहीं तो a है, यानी कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये आपको दिया हुआ है 1.5, मात्राहीन राशि है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, μl अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो ये अपसारी लेंस की भांति हो जाता है। देखो यहां तो लेंस कैसा था, अभिसारी, लेकिन उस द्रव में डालने पर ये हो गया है अपसारी। अपसारी यानी कि अवतल लेंस, अर्थात कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई फोकस दूरी। तो ये अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है, जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी होगी। देखो यहां फोकस दूरी 20 है, उस दूसरे द्रव में डाला, अगर पानी में डालते तो 5 गुनी हो जाती है, मैंने बता रखा है 4 गुनी हो जाती है, सॉरी 4 गुनी इसकी फोकस दूरी हो जाती है, तब तो हो जाती है 80। लेकिन किसी द्रव में डालने पर इसकी फोकस दूरी हुई है 100, क्योंकि किसी भी द्रव में डालो फोकस दूरी तो लेंस की बढ़ती है। तो यहां पर फोकस दूरी जो इसकी बढ़ रही है वो हो गई है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो गई है, इसका मतलब द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा है, क्योंकि लेंस की प्रकृति बदल गई है। अर्थात द्रव के अंदर फोकस दूरी FL ये होगी -100 सेंटीमीटर। ध्यान रहे ऋणात्मक चिन्ह आएगा यहाँ, क्यों आएगा, क्योंकि लेंस का व्यवहार अब कैसा है, अपसारी, यानी कि अवतल लेंस की तरह है, इसलिए है ऋणात्मक चिन्ह आएगा। फिर आपको क्या दिया हुआ है, सारे पद पूरे हो गए, तो आपको μl का मान ज्ञात करना है, यानी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई अब करना है जिसको कि अपन ने लेंस की शक्ति, लेंस सूत्र पढ़ने से पहले अपने कुछ क्वेश्चन जो सोल्व किए थे अपनी पाठ्य पुस्तक के, और जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो अपन ने देखे थे, जहां पर कि लेंस को अपन किसी द्रव में डाल रहे थे, याद करो, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपके पास था। FL यानी कि किसी द्रव में फोकस दूरी बटे में FA = ये आपने यूं लिया था μgA, यानी कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। फिर यहां आपने लिया था कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक, बिल्कुल यही था, या यूं कह सकते हैं कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक। यहां देखिएगा ये वैल्यू क्या आपके पास है, क्या, सॉरी देखो उल्टा लिख दिया इसको, यहां ये हो जाएगा FL, यहां तो हो जाएगा ये द्रव का, सॉरी कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक, और यहां हो जाएगा कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये अपने पास ये फॉर्मूला आ चुका था। अब इस फॉर्मूले में देखिएगा आप, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि μgA ये तो 1.5 आ रहा है, इसमें तो कोई चेंज आपको करना है ही नहीं। FL आपके पास है क्वेश्चन में, FA ये भी आपको दिया हुआ है, ये आपने निकाल लिया है, लेकिन μgL यानी कि लेंस का या कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं दिया हुआ है, और आपको ज्ञात करना है μL यानी कि द्रव का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कुछ नहीं कहा है तो वायु यानी एयर के सापेक्ष निकालना है। तो देखिए इसी समीकरण को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, FL/FA = μgA। अगर यहां μgA तो इसको तो आप ऐसे ही रहने दें,
क्योंकि ये तो मान दिया हुआ है आपको। यहां अब आप देखेंगे यहां म्यू जी एल है, तो इसे आप यूं भी कह सकते हैं म्यू जी अपॉन में म्यू एल माइनस 1, बिल्कुल कह सकते हैं, और चाहें तो आगे ए भी लिख सकते हैं। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, देखो एफ एल आपके पास है, एफ ए आपके पास है, म्यू जी ए आपके पास है, म्यू जी ए आपके पास है, म्यू एल ए आपको ज्ञात करना है, यानी जिसे केवल आप म्यू एल भी कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए, तो देखिए एफ एल कितना था आपके पास, लिखा है कहीं, ये लिखा है -100, माइनस का चिन्ह लगाना ना भूलें। एफ ए एयर में फोकस दूरी आ रही थी 20, प्लस में थी, इज इक्वल टू म्यू जी ए 1.5 -1, फिर आ जाए म्यू जी ए 1.5 अपॉन में म्यू एल ए -1, ये आपको ज्ञात करना है। तो अब आपकी जो समीकरण बनेंगी वो समीकरण बन जाएंगी 20 से 100 को डिवाइड कीजिए, ये आ गए हैं -5 इज इक्वल टू, ऊपर देखिए 1.5 -1 यानी कि 0.5, फिर नीचे 1.5 अपॉन में म्यू जी एल, सॉरी म्यू एल ए, अर्थात उस द्रव का अपवर्तनांक -1। फिर आगे फिर देखिए यहां 5 से डिवाइड कर लीजिए, ये तो हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 1, यानी कि -1 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन में 1.5 अपॉन में म्यू एल ए -1। मैं आपको इसमें पूरी ही स्टेप सोल्व करके दे रहा हूं, देखिएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 1.5 अपॉन में ए म्यू एल -1 इज इक्वल टू -0.1, बिल्कुल यही इक्वेशन आएगी, देख लीजिए। अब आपको तो वैल्यू किसकी निकालनी है, म्यू एल ए की, तो ये तो आसानी से अब निकल जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए कैसे, 1.5 अपॉन में ए म्यू एल -1 है, इसको इस तरफ ले जाइए तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस -0.1, यानी अब आपके पास जो बची हुई राशि है वो है 1.5 म्यू एल ए इज इक्वल टू, एक में से 0.1 को आप घटाइए तो क्या बचेगा 0.9। अगर ये 0.9 बचता है तो आप फिर इसको आगे हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा ए म्यू जी इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में 0.9, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 15 अपॉन में 9, 15/9, 15 अपॉन में 9, फिर 3 से इनको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 3, मात्रकहीन। तो दिए गए द्रव का जो अपवर्तनांक है जिसे आप म्यू एल कह रहे हैं, जिसे आप म्यू एल कह रहे हैं या म्यू एल ए कह रहे हैं, उसका मान हो गया है 5 अपॉन में 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। दो कॉन्सेप्ट अपने इसमें यूज हो रहे हैं, दो क्या कई कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये भी यूज हो रहा है कि आपको जो शक्ति दी गई है उसको फोकस दूरी के रूप में चेंज करें। अगला कॉन्सेप्ट ये दे रखा है कि लेंस की प्रकृति बदल रही है, तो आप चिन्हों का ध्यान रखें कि अगर उत्तल लेंस से अवतल लेंस हो गया है और उसकी फोकस दूरी 100 है तो ये कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। फिर आप यहां वैल्यू रखने के बाद फिर यहां पर भी ध्यान रखें कि ये जो राशि है ये किस तरह से चेंज होगी।
इस राशि को चेंज किया, उसके बाद वैल्यू रख के फिर इसकी कैलकुलेशन सावधानी पूर्वक करें तो आपके पास उस द्रव का अपवर्तनांक आता है 5.3, जो कि लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या है, ज्यादा है। क्योंकि आप जानते हो 3/2 उसके कंपैरिजन में 5/3 क्या है, बड़ा है। तो यहां अपन कह सकते हैं कि इस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसीलिए लेंस की प्रकृति क्या हो गई, चेंज। ये अपन ने जो क्वेश्चन किए, ये दोनों क्वेश्चन अपनी पुस्तक के पीछे के चैप्टर के एंड के आंकिक प्रश्न में अनसोल्व्ड क्वेश्चन थे, जिनको अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपन अपनी पाठ्य पुस्तक के कुछ जो एग्जाम्पल, जो कि सोल्व्ड एग्जाम्पल हैं, उनको सोल्व करते हैं।